ब्रैग्स लॉ को ब्रैग्स लॉ ही क्यों कहते हैं? इसका आंसर हम यूं दे सकते हैं कि ये लॉ विलियम लॉरेंस ब्रैग ने 1912 में डिस्क्राइब किया था। इस वजह से इसे ब्रैग्स लॉ कहते हैं। ब्रैग्स लॉ के मुताबिक जो रिफ्लेक्टेड रेज के पाथ डिफरेंसेस होते हैं वो एक्सरे की वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इसकी इक्वेशन 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये हम जानना चाहेंगे 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा कैसे बना है। इस बात को समझने के लिए हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करें और वाइट बोर्ड पर बनी हुई तस्वीर को मुकम्मल देख लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने डायग्राम को मुकम्मल तौर पर देख लिया होगा। डायग्राम के अंदर 3 रेड कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। पहली लाइन को फर्स्ट लेयर कहा गया है और दूसरी लाइन को सेकंड लेयर कहा गया है और तीसरी लाइन को थर्ड लेयर कहा गया है। ये तीनों लेयर्स किसी मटेरियल की हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2 इंसिडेंट रेज हैं। फर्स्ट इंसिडेंट रे पहली लेयर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे में तब्दील हो चुकी है। इसी तरह सेकंड इंसिडेंट रे मटेरियल के दूसरी लेयर से टकराकर सेकंड रिफ्लेक्टेड रे में तब्दील हो चुकी है। इसका मतलब इस डायग्राम से ये बात जाहिर है कि जो मटेरियल की लेयर्स होती हैं वो मिरर का काम कर रही हैं। इस रे डायग्राम के अंदर आपको 2 ट्राइएंगल्स बनती हुई नजर आ रही होंगी। आपकी आसानी के लिए नीचे 2 डायग्राम्स बना दी गई हैं। ये 2 ट्राइएंगल्स हैं, एक AOC है और दूसरी AOB है। ट्राइएंगल में जो OA है वो उसको D से ज़ाहिर किया गया है। D इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहलाता है। ये 2 लेयर्स के दरमियानी फासला को ज़ाहिर कर रहा है। AC और AB पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस को समझना बहुत आसान है। अगर हम दोबारा डायग्राम को बगौर देखें तो AC वो फासला है जो सेकेंड इंसिडेंट रे ने ज़्यादा तय किया है एज़ कंपेयर टू फर्स्ट इंसिडेंट रे। अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज की बात करते हैं तो सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे ने AB ज़्यादा फासला तय किया है एज़ कंपेयर टू फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। अब दोबारा ट्राइएंगल्स की तरफ आ जाएं। एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है जिसे अमूद भी कहते हैं। परपेंडिकुलर जो है उसको dx से ज़ाहिर किया गया है। अगर हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स वाले कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो हमें बताया गया था अगर कोई वेक्टर f है और इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सरफेस तो f के 2 कंपोनेंट्स होते थे, एक fx होता था, एक fy होता था। fx बराबर था f cos थीटा के और fy f sin थीटा के बराबर था। इसी तरह d के अब इस ट्राइंगल के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक dx है और दूसरा dy है। dx d cos थीटा के बराबर होगा, dy d sin थीटा के बराबर होगा। हम यहाँ पर AC और AB को समझना चाहते हैं तो ट्राइएंगल्स के अंदर ये बात साफ ज़ाहिर है कि AC जो है वो d sin थीटा के बराबर है और इसी तरह AB भी d sin थीटा के बराबर है। अब आ जाएं ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ ने कहा था कि जो पाथ डिफरेंसेस हैं वो बराबर होते हैं एक्सरे की वेवलेंथ के और साथ हमने मल्टीपल लगाया था n। एक AC वाला पाथ डिफरेंस है और एक AB वाला पाथ डिफरेंस है, इसलिए 2d sin थीटा बन गए। ब्रैग्स लॉ में जो n है उसको हम इंटीजर कहते हैं। इसकी वैल्यू 1 होती है जब फर्स्ट और सेकंड लेयर की
एक्सरेज की रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। n की वैल्यू 2 उस वक्त होगी जब मटेरियल की सेकेंड और थर्ड लेयर की रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी। इस तरह ब्रैग्स ने ये इक्वेशन डेवलप की थी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ लैम्डा से मुराद एक्सरे की वेवलेंथ है। एक्सरे की वेवलेंथ आपको पता है कि इसकी रेंज 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ब्रैग्स लॉ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वस्सलाम।